बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है चैप्टर 2, जिसका अब अगर आप उसके सीक्वेंस में चले तो हमारा पहला जो चैप्टर था वो चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने ये कहा था कि इट्स फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ड्रामा। तो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 इसमें मतलब आप बहुत से कॉमन नाम सुनते हैं, लोग अक्सर कहते हैं यार लिटरेचर रिव्यू दिखाए अपना, ठीक है, या लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात होती है। तो चैप्टर 2 वो है क्योंकि हम जिस जगह पे हैं, हमने ये कहा था कि हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च मेथड्स के ऊपर चलेंगे। इस प्रोसेस के अंदर एक स्टेप यह है जिसके कहते हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। आज हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस, इस चैप्टर के अंदर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। इस चैप्टर का नाम जो है लेटेस्ट लिटरेचर के अंदर इसको थ्योरी एंड हाइपोथेसिस के नाम से इसकी हेडिंग आती है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन की हेडिंग इंट्रोडक्शन के नाम से आती है, इसकी हेडिंग थ्योरी एंड हाइपोथेसिस के नाम से भी आती है, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के नाम से भी आती है। और बड़ी कॉमन और बेसिक जो नाम इसका यूज होता है वो है लिटरेचर रिव्यू। तो आप लिटरेचर रिव्यू यूज कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं इसको, लिटरेचर एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट भी कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम है, लेकिन मकसद इसका पूरे एक ये है कि आप इन दिस चैप्टर यू आर अबाउट टू ग्राउंडिंग योर हाइपोथेसिस, आप अपने हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। ये एक मैं आमिर भाई डायरेक्ट कोटेशन है एएमजे का, सीरीज ऑफ आर्टिकल है, मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। ये एएमजे पब्लिशिंग गाइड है। वो ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस आर द हार्ट ऑफ द पेपर, hypotheses are the heart of a paper and grounding hypothesis is one of the most important task in crafting effective theory। ये मतलब दिल है पूरे पेपर का। तो मतलब दिल फंक्शन प्रॉपर करेगा तो पूरी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट करेगा, अगर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो पूरे बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। तो हाइपोथेसिस जो है ना बेसिकली वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसके ऊपर मैंने बात की कि ये इफेक्टिव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? ये जिसको हम डायग्रामिक तौर पे हमने रिप्रेजेंट किया है ना, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। लेकिन अगर इसमें कुछ चीजें नहीं होंगी तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा, ये खाली डायग्राम ही होगी। एक डायग्राम को आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कब कहते हैं, कब कहते हैं कि ये डायग्राम नहीं है, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है? देखिए, अगर मैंने 4 बॉक्सेस जोड़ दिए ना तो वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तब बनता है जब रिसर्चर्स बिलीव हाउ सर्टेन वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड व्हाई। कैसे वो एक वेरिएबल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और क्यों रिलेट करते हैं। अमीर भाई, अभी आप के साथ ही मेरी डिस्कशन में आपसे एक दफा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक बच्चा मॉडल लेके आया और उसने मॉडरेटर जिस चीज को क्लेम कर रहा था तो लेकिन वो उस तरफ लॉजिकली बन ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए आपको ये बताना जरूरी पड़ता है कि ये जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसको आप जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं, इसके अंदर शर्त यह है कि वो ये बताए कि कैसे ये वेरिएबल रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ और क्यों रिलेट करते हैं। कैसे, अगर आप खाली कैसे का जवाब दे और क्यों ना दे पाए तो ये भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा, इसलिए वो नहीं, आप अक्सर कहते हैं कि मतलब आप लेके जाते तो कहते हैं आप तो डब्बे ही जोड़ के ले आए। वो डब्बे इसलिए आपको कहते हैं कि आपने जोड़ लिए, खाली बॉक्सेस और एरोज के साथ आप काम ना करें। बॉक्सेस और एरो के साथ काम करना ये रिसर्च नहीं है। आपको वाई इसको समझाना बड़ा जरूरी है कि ये काम आपने, वाई यू आर क्लेमिंग के ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, वाई यू आर क्लेमिंग ये मॉडरेट करेगा। हाउ और वाई जो सारा इसका जो क्लेम मैंने डेवलप करना है अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर, इसको डेवलप करते हुए मैंने आते जाना है और फिर अपने हाइपोथेसिस वगैरह इस पे उसके लिखनी बाद है। आप आपने ये कहना चाह हाइपोथेसिस रहे हैं? बनाना है। बिल्कुल। ठीक आपका है, मैं ये बता रहा हूँ ठीक कि है। जो आपका मॉडल है ना, जिसको आप मॉडल कहते हैं, उसके अंदर जो आपको जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मॉडल, जिसमें आपने आईवी डीवी मीडिएटर मॉडरेटर रखा हुआ है, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक सिर्फ मॉडल है। जब उसके अंदर आप हाउ और वाई की लॉजिक देंगे तब वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक और है। फ्रॉम अच्छा, मेरा थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन फ्रेमवर्क, है यहाँ पे शुएब भाई कि ये हाउ एंड व्हाई हर वेरिएबल का डेवलप करना होता है या आपने अपने सिर्फ अपने मॉडल का हाउ एंड व्हाई डेवलप करना होता है? आपने ये देखिए, आपने यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपने ये बताना है हाउ सर्टेन वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक एक ठीक है, वेरिएबल कैसे उसके साथ रिलेट कर रहा है और क्यों रिलेट कर रहा है। ओवरऑल मॉडल का नहीं ठीक है, बताना आपने, एक एक रिलेशनशिप का बताना है जो वहां पे है।
ठीक हो ठीक है। गया, ठीक हो फ्रॉम अ गया। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस कैन बी डेवलप्ड। जहां थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, वहां से आप अपने हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे इसके 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 अंदर कितने हाइपोथेसिस बनेंगे। तो ये हाइपोथेसिस जो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये हाउ और व्हाई बताता है ऑफ द वेरिएबल्स, और ये इससे आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं ऑलरेडी हम डिस्कस हम्म कर चुके हैं, लेकिन मैं एक दफा दोबारा बता दूं स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए, कि कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर लोग आमिर भाई असाइनमेंट्स हमें देते हैं, मतलब लेकिन उसमें मतलब नो डाउट वो रेशियो बहुत कम है, मतलब 1% या 2% है, लेकिन वो मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं आती डायग्राम्स की, तो वो उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हम्म। आप वो क्लेम कर रहे होते हैं कि ये मीडिएटिंग है और श्योर होता है ये मॉडरेटर है। वो क्लेम कर रहे होते हैं ये अच्छा। मॉडरेटर है, लेकिन लग रहा है कि ये आईवी है। तो इसलिए इसको भी मैंने सोचा कि एक दफा दोबारा इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आज डिस्कस हो जाएगी। पहले आपको इन वेरिएबल्स के बारे में बताएं कि ये वेरिएबल्स क्या है। पहली बात है, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरी, ठीक है, वो चेंज हो जाता है हम्म। अकॉर्डिंग टू द ठीक टाइम, है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। कोई भी चीज जो स्टैटिक नहीं रहती, जो वेरी कर जाती है, वो वेरिएबल होता है। एक है डिपेंडेंट ठीक है। वेरिएबल। रिसर्च के अंदर हम जिन 4 वेरिएबल्स को यूज करते हैं, वो चार, उनका 4 नाम है। एक वेरिएबल जिसको आप कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट से नाम से जाहिर है डिपेंड, वो डिपेंड करता है बाकी वेरिएबल्स के ऊपर। वो किसी को डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो बाकी वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। मतलब वो किसी ठीक और है। वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मेरी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है कि हम्म मेरी हेल्थ कैसी है। तो अब इस केस में मेरी हम्म। परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। बात समझ ठीक। आ रही है? तो डिपेंडेंट हम्म। वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इन्फ्लुएंस लेता है बाहर के वेरिएबल से, ठीक है, और वो उस ठीक। सिचुएशन में डिपेंड कर रहा होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल, मेरी हेल्थ और मेरी परफॉर्मेंस में, कि मेरी हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतनी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो हेल्थ हम्म। इंडिपेंडेंट है। हेल्थ किसको इफेक्ट कर ठीक रही है? है। मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है। कॉमर्स को। इसी तरह मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है? कि जो आईवी और डीवी के बीच में जो इंटरप्ले है, जो एसोसिएशन है, जो लिंक है, उस लिंक को या हम्म। वो स्ट्रेंथन करता है या वो वीक करता है, और सम टाइम उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। मतलब ये उस हम्म। एसोसिएशन जो है ना, आईवी डीवी, जो मैंने आपको कहा कि हेल्थ और परफॉर्मेंस, इसके बीच में हेल्थ और परफॉर्मेंस को ये कोई वेरिएबल मॉडरेट करे, मतलब इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करे या वीकन करे, कि मेरी हेल्थ जितनी अच्छी है और मेरी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी है, जितनी मेरी हेल्थ अच्छी होगी उतनी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बात समझ आ रही है? अगर उसमें मैं हम्म। कहूँ जी मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, तो ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कि मेरी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी थी, मेरी परफॉर्मेंस पे बड़ा असर था, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्टिव है, तो मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसी हम्म। तरह मीडिएटिंग वेरिएबल है, ठीक है। मीडिएटिंग वेरिएबल होता है कि जो परफॉर्मेंस, हेल्थ और परफॉर्मेंस के बीच में मतलब मीडिएट करेगा, जिसके थ्रू रिलेशनशिप बनता है। मॉडरेशन के थ्रू रिलेशनशिप नहीं बनता। मॉडरेटर एज अ कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है, या वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेगा या वो वीकन करेगा। लेकिन मीडिएटर वो वेरिएबल है जिसको आप इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं, जिसको आप मैकेनिज्म वेरिएबल भी कहते हैं। ये वेरिएबल वो है कि जिसके थ्रू आईवी इंपैक्ट करता है आपके डीवी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से परफॉर्मेंस तो बेहतर नहीं होती आपकी, ठीक है, लेकिन हम्म। एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और बेहतर इन होगी, दिस ठीक केस है। हेल्थ आपका क्या है? मीडिएटिंग वेरिएबल है। तो ये ठीक वे है। 4 वेरिएबल हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज जो इफेक्ट ले रहा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जो इफेक्ट कर रहा हो, मॉडरेटिंग इज जो एसोसिएशन के बीच में एज अ कैटलिस्ट का काम किरदार अदा कर रहा है, मीडिएटिंग थ्रू विच आईवी और डीवी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक। लिटरेचर रिव्यू जो है वो जो हम लिटरेचर रिव्यू से मुराद, जितना भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जो आप इंट्रोडक्शन, जो हर चीज इंट्रोडक्शन करते हुए भी आपने लिटरेचर को रिव्यू किया हुआ है। जब आप अपना गैप आइडेंटिफाई कर रहे थे तब भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, जब आप वो मॉडल बना रहे थे तब भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे। लिटरेचर रिव्यू अभी भी सेट करता है द स्टेज फॉर गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? जो हाउ और व्हाई बताता है, ठीक है। This in turn provide a logical base for developing testable hypothesis. लिटरेचर रिव्यू स्टेज सेट करता है, आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं।
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आगे सेट स्टेज करता है कि आप टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस। अब 3-4 दफा हमने बात की हाइपोथेसिस की, थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड हाइपोथेसिस के ऊपर हम बात करेंगे। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस बेसिकली पोजीशनिंग, जो थ्योरी करते हैं, जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप इंगेज करते हैं, जिसको आप कहते हैं इंगेजिंग विद द स्कॉलर्स। जब आप उनके साथ इंगेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पोजीशन करते हैं अपने हाइपोथेसिस इन रिलेटेड रिसर्च। आप अपने उस हाइपोथेसिस को पोजीशन करते हैं कि मेरा हाइपोथेसिस जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है वहां कहाँ पे पोजीशन हो रहा है। ठीक हो गया। अगला काम आपने क्या करना है, जब आप पोजीशन कर ले अपना हाइपोथेसिस, ठीक है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड हाइपोथेसिस में आप सबसे पहले आप करते क्या है कि आप इसका जो इस चैप्टर का मकसद है, उस मकसद ये है कि आप पोजीशन करें अपना हाइपोथेसिस इन रिलेशन टू रिलेटेड रिसर्च। जो जितनी भी रिलेटेड रिसर्च है, जितनी भी उस एरिया की रिसर्च है, उसमें अपना हाइपोथेसिस पोजीशन करें। फिर डेवलप करें a clear logical argument, developing a clear logical argument explaining why the core variable or process are related in the proposed fashion। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक तो आपने पोजीशन करना है इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर कि आप कहाँ पे हैं। दूसरा, आपने इस चैप्टर के अंदर ये क्लियरली लॉजिकली और आर्गुमेंट के साथ बताना है कि वाई, जो आप ये कह रहे हैं कि आईवी है और आईवी डीवी को इम्पैक्ट करेगा, ये क्यों करेगा, ये मॉडरेटर मॉडरेट क्यों करेगा, ये बताना है। और फिर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कोहेरेंस इन द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल एंड प्रोसेस इन द प्रपोज्ड मॉडल, कि कोहेरेंस आए, कोई ऐसा ना लगे कि भाई आपने ऑल ऑफ अ सडन कोई चीजें की हैं। ठीक है, यानी कि जैसे वो अक्सर हमारे, मैं जब थीसिस कर रहा था तो मेरा सुपरवाइजर कहता था कि यार ये आपने क्या चेपियां जोड़ी हुई हैं, कोई कोई सीक्वेंस नहीं है आपके लिटरेचर वेरी के गुड। अंदर। यानी यानी आप कह रहे हैं कुछ चेपियां नहीं जुड़नी होनी चाहिए, इसमें कोहेरेंस होना चाहिए एक कोहेरेंस होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक, बिल्कुल ठीक। और जब वो सही बात है, मतलब ये बड़ा आपने इसको कहते हैं कि ये जो टर्म आपने यूज की, ये बड़ी जबरदस्त टर्म यूज की है। और असल में जो सुपरवाइजर होता है, जो रिव्यू होता है, रिव्यूअर होता है, उसको यही लग रहा होता है कि इसने मतलब चेपियां जोड़ी हुई है, ठीक है। और मतलब मतलब बॉक्सेस को इकट्ठा किया हुआ है, वो डब्बा रहेगा जब तक अगर आप उसमें लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे? थ्योरेटिकल फाउंडेशन से। ठीक हो गया। तो बार बार हम ये बात बता रहे हैं कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन हाइपोथेसिस की तरफ जाएगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस की तरफ लीड करेगा। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक देखिए, हाइपोथेसिस जब आप SES लगाते हैं तो आप प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप मल्टीपल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। जब आप खाली हाइपोथेसिस SIS के साथ बात करें तो आप सिंगल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस जो एक सिंगल हाइपोथेसिस है, ये क्या है, किसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं? हाइपोथेसिस वो चीज है जिसको आप इंपेरिकली टेस्ट कर सकते हैं। अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, अ प्रेपोजिशन दैट इज इंपेरिकली टेस्टेबल, इट इज एन इंपेरिकल स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। वो एक रिलेशनशिप बताएगा, उसको टेंटेटिव रिलेशनशिप बताएगा कि आईवी का इंपैक्ट डीवी पे आएगा। मेरी हेल्थ लीड करेगी परफॉर्मेंस की तरफ, ठीक है, मेरी हेल्थ पॉजिटिव इफेक्ट करेगी परफॉर्मेंस की तरफ, लेकिन इट्स अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। ये प्रेपोजिशन है, ये रिजेक्ट भी हो सकती है। ये कैसे साबित होगा? जब मैं अगले चैप्टर में जाकर डेटा एनालाइज करूंगा कि जो मैंने थ्योरी की बेस पे, ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन की बेस पे वाई बना के लॉजिक पेश की कि ये मेरी हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को अब मैं आगे टेस्ट करूंगा जाके। तो हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल स्टेटमेंट। टेस्टेबल क्यों? कि ये टेस्ट करने के बाद हम इसको साबित करेंगे कि हाँ ये प्रूवन है या ये प्रूवन नहीं है। Hypothesis can be defined as a tentative yet testable statement which predict what you expect to find in your empirical data। ठीक है, आपने हमने हाइपोथेटिक डिडक्टिव रिसर्च मेथड में आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि जो आप प्रॉब्लम के बाद आप आते आते आपने हाइपोथेसिस डेवलप किए। अब इस हाइपोथेसिस के आगे हम मूव करेंगे, जो हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया है, डेटा कलेक्शन स्टार्ट की हुई है। तो इसके बाद अब उस डेटा की बेस पे वो हम ये तय करेंगे जो हमारा हाइपोथेसिस है वो आया एक्सेप्ट हो रहा है या वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ठीक है। सिंपली अगर आप बात करें कि हाइपोथेसिस क्या है, तो हाइपोथेसिस ये वो स्टेटमेंट है जो क्लेम करती है कि a डिपेंडेंट वेरिएबल इज सिस्टमैटिकली रिलेटेड टू x, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिस्टमैटिकली रिलेटेड है x के साथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिकली रिलेटेड है डिपेंडेंट के साथ। मॉडरेटर सिस्टमैटिकली इंटरवीन कर रहा है, मॉडरेटर सिस्टमैटिकली इंटरप्ले कर रहा है बिटवीन द एसोसिएशन।
और मीडिएटर सिस्टमेटिकली इंटरवीन कर रहा है बिटवीन आईवी एंड डीवी। तो ये हाइपोथेसिस वो है। हाइपोथेसिस जब आप डेवलप करें तो उसके लिए आपको कमेंट्री का सहारा लेना पड़ता है, जो पीछे है वो उनके आगे चल के डिस्कस करेंगे। जब आप ये स्टेटमेंट बना लेते हैं ना, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट, लेकिन आप स्टेटमेंट से पहले कुछ चीजों को मद्देनजर रख के वो स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कहा कि डायग्राम बना ली और फिर आपने कहा मैं ये समझता हूँ आईवी डीवी को इफेक्ट करेगा। नहीं, आप जो ये समझ रहे हैं, जो आप ये हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं या आप जो टेंटेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके पीछे भी तीन चीजें हैं। उसके लिए आपको लॉजिकल रिलेशनशिप बताना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। आप थ्योरी के साथ लॉजिक बिल्ड करते हैं कि ये आपने ये क्लेम किया कि गर्मी के साथ बारिश होती है। बड़ी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब भी गर्मी ज्यादा होगी तब बारिश होगी, ठीक है। तो आपको लॉजिकली ये रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा थ्योरी के साथ कि क्योंकि सूरज की तपिश ज्यादा होती है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, वो ऊपर बादल बनते हैं और बादल जब आगे मूव करते हैं तो बारिश हो जाती है। तो ये आपने लॉजिक के साथ बिल्ड करनी है चीजें। सिर्फ लॉजिक के साथ बिल्ड करते हुए आपने इंपेरिकल एविडेंस भी देना है कि फलानी जगह भी ऐसा ही कुछ हुआ है। खाली इंपेरिकल एविडेंस विदाउट लॉजिक सूट नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, हम इंपेरिकल एविडेंस पे फोकस करते हैं। हम कहते हैं आमिर ने रिसर्च में ये साबित किया है कि हेल्थ से परफॉर्मेंस होती है, आसिफ ने ये साबित किया है, जिया ने ये साबित किया है, मैं शोएब भी ये साबित कर रहा हूँ कि हेल्थ से परफॉर्मेंस होती है। भाई ये इंपेरिकल एविडेंस नहीं, यू हैव टू बी लॉजिकल कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। और हाउ द हाइपोथेसिस रिलेशनशिप, न सिर्फ लॉजिकल, इंपेरिकल और फिर हाउ द हाइपोथेसिस रिलेशनशिप अकर बाय क्राफ्टिंग अ नैरेटिव दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरवेनिंग स्टेट एंड और प्रोसेसेस, ठीक है। कैसे, इन सारी चीजों के बाद आप बताते हैं टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली एक मतलब जो हम फॉलो करेंगे वो मैंने रेड में कर दिया कि हम इनको फॉलो करेंगे। लेकिन एक होता है डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो ये जो बताता है, डायरेक्शन दे देता है कि एक आईवी और डीवी में इंपैक्ट है और कैसा इंपैक्ट है, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव है, मतलब हेल्थ बढ़ने से रिलेशनशिप बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। देयर इज अ, अगर आप कहते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, अब वो क्या रिलेशनशिप है भाई, वो आपका नॉन डायरेक्शनल है। तो आपका हाइपोथेसिस एक डायरेक्शनल होता है जहां पे आप डायरेक्शन देते हैं कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आईवी का बढ़ने से डीवी पे क्या असर होगा, आईवी के कम होने से डीवी पे क्या असर होगा, मॉडरेटर का इंटरवीन करने से क्या होगा और मीडिएटर कैसे इंटरवीन करेगा। तो ये आपने आईवी डीवी के बीच में जो रिलेशनशिप बताना है वो डायरेक्शनल बताना है। नॉन डायरेक्शनल इज अ थिंग ऑफ पास्ट, अब वो नहीं कोई कर रहा, ठीक है। कि आप कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, लेट्स डेटा विल डिसाइड कि वो क्या रिलेशनशिप होगा। नहीं नहीं, वो अब लोग कहते हैं कि नहीं, आपने जब इतना थ्योरी पढ़ी, इतना लिटरेचर रिव्यू किया, तो आपको वो सेंस बना लेनी चाहिए कि आईवी कैसे इंपैक्ट करेगा डीवी के ऊपर, ठीक ये है। जो आपका डायरेक्शनल होता है, इसके अंदर पॉजिटिव वो नेगेटिव वो दोनों चीजों में वो डायरेक्शनल ही होता है। हाँ जैसे मैं डायरेक्शनल कहता होता है हूँ ना, कि आप कहते हैं पॉजिटिव वो भी डायरेक्शन दे रहे हैं, नेगेटिव भी डायरेक्शन ही दे स्मोकिंग रहे हैं। करने से कैंसर हो जाता है, ये हम्म। नहीं यानी कि वो है नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव, जो भी इम्पैक्ट है वो डायरेक्शनल ही होगा, लेकिन हमें वाज़ह बताना होगा। डायरेक्शनल, अगर आप ये कहेंगे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, तो अब ये हम्म, डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है, इसे ठीक नहीं है। पता चल रहा कि क्या होगा। तो नॉन हम्म, डायरेक्शनल इज अ थिंग ऑफ पास्ट, आप उसको अवॉइड करें। आपको डायरेक्शनल देना चाहिए कि देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, देयर इज अ पॉजिटिव हम्म, रिलेशनशिप बिटवीन there is a negative relationship between abusive supervision and performance, ठीक है। there is a positive relationship between employee political skill and his performance, ठीक है। तो ठीक ये है। डायरेक्शनल है। अब आपके देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल स्किल एंड परफॉर्मेंस, क्या नेगेटिव पॉजिटिव की साइड का, सही है। तो ठीक नॉन है। डायरेक्शनल अब अवॉइड करेंगे, हम भी नॉन डायरेक्शनल अवॉइड करेंगे। हम आप आपसे जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सबसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरफ फोकस करें। इसके अलावा एक आपने सुना होगा नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस में क्या है कि जब आप ये कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, हम्म, ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो आप क्लेम करने जा रहे हैं। इसका नल क्या होगा, देयर इज अ नो रिलेशनशिप। वो आप लिखते नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है कि जब आपका नल आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब है आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। जब आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है आपका अल्टर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन नल हाइपोथेसिस आप लिटरेचर में डिस्कस नहीं करते लोग।
अगर मैंने ठीक। मतलब जो कुछ पेपर पढ़े इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस के, वो लोग डिस्कस करते हैं और वो भी इकोनॉमिक्स के पेपर ज्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन ये भी जो है ना, मतलब अब ये कोई प्रैक्टिसिंग नहीं है कि आप नल को भी लिखे और अल्टरनेट को भी लिखे। जब आप अल्टरनेट लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि नल यही होगा। जब आप ठीक कह है। रहे हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल स्किल एंड परफॉर्मेंस, तो इसका नल क्या होगा? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल स्किल एंड परफॉर्मेंस। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अब ये इस बेसिक के बाद आमिर भाई कुछ अब हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करेंगे। ये आईवी, मीडिएटर, मॉडरेटर मैंने कुछ तय किए हैं। अब इनको हम अब इसके बाद हम ना प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद हम हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करके फिर आखिर में हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे किसी एक पेपर को लेके। तो अभी मैं ये बताता हूँ कि अगर हम आप मेरे साथ रहिए कि आमिर भाई, अगर मैं कुछ मुख्तलिफ वेरिएबल्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आपने और मैंने मिलकर तय करना है कि इसकी स्टेटमेंट कैसे होगी और इसके बीच में कमेंट्री कैसे होगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि ये जो ढांचा है, ये लिटरेचर रिव्यू का, ये कैसे खड़ा होगा। अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे। अब मैं आपको एक एक मतलब अगर आपने लिटरेचर रिव्यू के टॉपिक पे आए, अगर आपके मॉडल में आईवी, डीवी, मीडिएटर, मॉडरेटर है, या दो आईवी एक डीवी है, या दो डीवी एक आईवी है, या मीडिएटर एक मीडिएटर है, या एक मॉडरेटर है, तो अगर जो भी आपका रिलेशनशिप होगा मैं बेसिक करके जाऊंगा, आप फिर अपने केस के हिसाब से उसको वेरिएशन पे कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल वन हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल वन मैंने बहुत सिंपल रखा है कि आपका आईवी इंपैक्ट करता है डीवी के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसका हाइपोथेसिस बनाएंगे और इसके ऊपर हेडिंग्स लिखेंगे। मतलब कि हमने, अगर ये आपका वेरिएबल है, आप अपना कोई भी आईवी रख सकते हैं, आपका कोई भी डीवी रख सकते हैं। मैंने इस केस में इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस का देखा कि जितनी इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस होगी उतना प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। आप अगर ठीक है। मार्केटिंग के अंदर हैं तो आप मार्केटिंग का रख सकते हैं इफेक्टिव सेल पर्सन एफिकेसी, या सेल पर्सन एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी, उसका इम्पैक्ट सेल परफॉर्मेंस पे। आप डॉक्टर्स का रख सकते हैं मीनिंगफुल वर्क ऑन डॉक्टर परफॉर्मेंस। तो ये आप अपने हिसाब से वेरिएट करें। लेकिन मैंने ये बताया कि ये अगर दो सिंपल आईवीडीवी हैं तो इसका आप कैसे हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे, कैसे आप उस चैप्टर 2 के अंदर क्या लिखेंगे। आपने हुँ, आपको अपनी डायग्राम सामने रख के आप पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे पहले आप डायरेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप जहां पे आईवी और डीवी डिस्कस करते हैं, आप भी सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप बताएंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप जब आप ये वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो सबसे पहले आपने जो इसमें करना है कि अमन भाई, ये मेरा कर्सर आपको मूव होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने लिखना है लिटरेचर रिव्यू या हुँ, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, जो भी आपने लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये आप मेरे उस चैप्टर 2 का टॉपिक यानी कि हेडिंग चैप्टर 2 होगी। के अंदर सबसे पहली हेडिंग आप देंगे लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ठीक है। आप उसकी सब हेडिंग देंगे। सब हेडिंग में आप क्या देंगे? आईवी और डीवी का नाम लिखेंगे। मेरा आईवी क्या था? इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस, और डीवी क्या था? प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट सक्सेस, ठीक ठीक हो है। गया। अब इसकी बेस पे आपने इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस और प्रोजेक्ट सक्सेस, इसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग के बाद सब हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने कमेंट्री लिखनी है, सारी कमेंट्री। कमेंट्री के बाद आपने नीचे हाइपोथेसिस बनाना है। अब मैंने ठीक है, हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, मैं कमेंट्री डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर बाद कि कमेंट्री में आपने लिखना क्या क्या है। लेकिन आपने हाइपोथेसिस बनाना है। ये जो स्ट्रक्चर, जो स्केलेटन बनेगा वो ये बनेगा। आपने लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग देनी है, उसके नीचे आपने सब हेडिंग देनी है आईवी और डीवी की। उसके नीचे आपने जाके कमेंट्री लिखनी है, अ पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ, दैट डिपेंड्स ऑन यू और दैट डिपेंड्स ऑन द जर्नल एंड दैट डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि आप कर क्या रहे हैं, आप पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं। लेकिन आपने उसके बाद क्या करना है? आपने हाइपोथेसिस बनाना है। अब मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया है, ये देखें, इसको रखें। और इसके अगर आमिर भाई हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। मतलब जितनी आपकी इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस बढ़ेगी उतनी आपकी प्रोजेक्ट सक्सेस बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक ठीक है। है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ठीक, बिटवीन इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सक्सेस, सक्सेस, इसका ठीक मतलब है। क्या है कि दिस इज a directional hypothesis and alternate hypothesis। अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो नल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका ज़रूरत नल क्या होगा नहीं, कि ठीक देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। अब ये ये अल्टरनेट देखिए, हाइपोथेसिस है एंड दैट इज अ आज ये डायरेक्शनल शुएब भाई हाइपोथेसिस। बहुत अरसे के बाद ये मेरी जो नल हाइपोथेसिस और ये डायरेक्शनल है, इसकी बड़ी क्लियर सी मुझे आज समझ आई। पहले ये मुझे समझ नहीं थी कि क्यों नल लिखते हैं और नल क्यों नहीं लिखते। अच्छा, आज काफ़ी चीज़ें समझ हो गई हैं इसके अंदर हमारी, च- जो है ना, क्लियर हुई है।
थैंक यू अमर। अच्छा, ये जो है ना, अब आपने ये आपने क्या किया, आप पहले स्टेप में आपने लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग लिखनी है, मेन हेडिंग लिखनी है, फिर उसके बाद आपने सब हेडिंग लिखनी है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने किस फॉन्ट साइज के साथ क्या करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी कमेंट्री लिखनी है। कमेंट्री में क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। जो सारी कमेंट्री है, उस कमेंट्री के बाद आपने लिखना है हाइपोथेसिस। अब उस कमेंट्री में क्या लिखना है, जो आपने वो जो लाइंस हैं उनके बीच में, क्योंकि आप देखें, आप हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, आप लॉजिकल बनाएंगे। तो उनके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, जब अगर आपका देखिए मेरे केस में इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस और प्रोजेक्ट सक्सेस, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस बताऊंगा। कि पहले तो मैं अपने रीडर को ये बताऊंगा ना, व्हाट इज इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अब लोग कहते हैं कि सर हम ऑलरेडी तो डेफिनेशन लिटरेचर इंट्रोडक्शन में दे चुके हैं, क्या हम उसको रिपीट कर लें। आप कोशिश करें कि देखिए, लाजमी नहीं है एक वेरिएबल की एक ही ऑथर ने डेफिनेशन दी होगी, किसी और ने भी दी होगी। अगर वहां पे आपने डायरेक्ट कोटेशन दी है, तो यहाँ पे आप उस डेफिनेशन की इनडायरेक्ट कोटेशन के साथ उसको डिफाइन करें, उसको डिस्क्राइब करें। आप सबसे पहले इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस को बताएं, फिर आप अपने दूसरे वेरिएबल को बताएं, व्हाट इज दैट इज अ प्रोजेक्ट सक्सेस, आप उसके बारे में बताएं, ठीक है। डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, के प्रोजेक्ट सक्सेस क्या है, इसको किसने डिफाइन किया, इसके मतलब उसको डिस्क्राइब करें। पहले आप आईवी को डिस्क्राइब करें, फिर आप डीवी को डिस्क्राइब करें, डिफाइन और डिस्क्राइब करें, फिर आप व्हाई एंड हाउ बताएं। कि अब आपने दो इन वेरिएबल्स को रिलेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस से बढ़ने से प्रोजेक्ट सक्सेस बढ़ेगी, क्यों और कैसे। उसके लिए आपको लॉजिक देनी है, उसके लिए आपको रैशनल देना है, उसके लिए आपको एविडेंस भी पास्ट लिटरेचर से इस डायरेक्ट तो नहीं मिले, अगर डायरेक्ट मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो इनडायरेक्ट आपने मतलब आपने ये कहना है कि जी अब इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस से ये काम हुआ, तो इसका मतलब हम प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। असल जो फोकस आपने करना है, आपने लॉजिक और रैशनल पे करना है। लॉजिक और रैशनल आपको कैसे डेवलप होगा, थ्योरी के साथ पढ़ते पढ़ते, आप लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते और थ्योरी के साथ आप जब आप उस वेरिएबल को सपोर्ट करेंगे, तो उसको कहते हैं लॉजिक और रैशनल डेवलप। लॉजिक रैशनल के साथ आप इंपेरिकल एविडेंस दें पास्ट स्टडीज का। लोग क्या कहते हैं, लोग करते ही है कि वो मैक्सिमम फोकस कर देते हैं इंपेरिकल एविडेंस, डेटा के ऊपर, कि जी फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने कहा। खाली डेटा के ऊपर आप अपना हाइपोथेसिस क्लेम नहीं कर सकते। डेटा बहुत सी चीजों का होता है, ठीक है। डेटा मतलब लोगों के पास मतलब मेरे टीचर हैं वो अक्सर मिसाल देते होते थे कि लोगों के पास डेटा बहुत ज्यादा है, कि मतलब काली बिल्ली जो है ना रास्ता काटने से जो है ना उस दिन एक्सीडेंट होगा, या उस दिन जिस दिन काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया उस दिन जो है वो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, या कुछ अच्छा नहीं होगा, बुरा शगुन होगा, ठीक है। अब जिन लोगों के पास डेटा तो बहुत ज्यादा है, क्या उस डेटा की बिना पर आप कुछ हाइपोथेसिस क्लेम कर सकते हैं? नहीं, लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, ठीक है। डेटा खाली डेटा से कुछ नहीं होगा। आप डेटा जो आप असल फोकस करें लॉजिक, लॉजिक के साथ पास्ट स्टडीज के कुछ रेफरेंसेस कोट करें। यानी कि मैं यहाँ जैसे आपने ये एग्जांपल दिए काली बिल्ली की, यहाँ पे हाउ साबित ही नहीं कर सकता कि ये कैसे काली हाउ नहीं बिल्ली साबित कर गुजरेगी। सकते, आप कहते हैं मैं हो रहा है, हो डेटा रहा कह है रहा है, खाली डेटा कहने से और कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। अगर हाउ नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो हमें अपने लिटरेचर के अंदर व्हाई एंड हाउ दोनों को ही साबित करना होता वाई एंड है। हाउ लाजमी साबित करना है आपने, कि आप ये क्यों कह ठीक रहे हैं है। कि एक इफेक्ट, एक बढ़ने से आईवी का इम्पैक्ट डीवी पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वाई एंड हाउ आपने लाजमी साबित करना है। आप ये कह ठीक दीजिए है। फलाने ने ये कहा, फलाने ने, मैंने भी ये कह दिया कि ऐसे होगा, ए ने कहा कि जी ये होगा इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस प्रोजेक्ट सक्सेस, बी की तरफ बी ने भी ये कहा, सी ने भी कहा, तो मैं भी यही कह रहा हूं। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करना आपने। आपने लॉजिक के साथ बताना है, आपने वाई और हाउ बताना है, उसको सपोर्ट दे दें, आप एडिशनल सपोर्ट दे दें कि जी जो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, इस लॉजिक के साथ ये क्लेम कर रहा हूँ, फलानी स्टडी में इससे मिलती जुलती भी उसने यही काम क्लेम किया हुआ है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है। अब हम हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आप उन्हें कहते हैं ना लिटरेचर रिव्यू लिख के आए, वो कहते हैं सर हमें तो इस वेरिएबल पे पेपर ही नहीं मिल रहे, हम कैसे लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, हमें तो इस पे एक पेपर मिला है, तो हम लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखें। तो उनके जहन में होता है कि वो ये तय करेंगे कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट सक्सेस, अमजद 2020, आसिम 2021, आयजा 2022,
ये कोई करते करते 10-15 साल का डेटा मैं लिख लूंगा और मैं इसके बाद ये क्लेम करूंगा कि जी मैं भी ये काम कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। ये तो फिर ऑब्वियस है आप क्या कर रहे हैं, आपको उसको लॉजिक के साथ, रैशनल के साथ उसको बिल्ड करना है कि आप ये जो क्लेम कर रहे हैं ये क्यों है, रीडर को कन्विंस करना है। आपने पढ़े ना बाकी 5 के पेपर, रिव्यूअर तो नहीं पढ़े, उसे तो नहीं पता, या बाकी जो पढ़ने वाला उसे तो नहीं पता ना कि उनने किस बात पे क्लेम किया, उनने किसी लॉजिक के साथ क्लेम किया होगा। आप अपनी लॉजिक रैशनल ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, ये अपनी लॉजिक और रैशनल से ही मुराद नहीं कि आपने कहा जी मैंने सोचा है ऐसा होगा तो वैसे होगा, नहीं नहीं नहीं, विद थ्योरी, एविडेंस की बिना पर। ठीक है जी, बिल्कुल ये ठीक। होगी पहली एग्जांपल। अब ठीक है। एग्जांपल 2 की तरफ जाते हैं। मतलब अब आप अगर आपके केस में अगर यहाँ पे अगर आपका आईवी 2 आईवीज हैं तो आप क्या करेंगे, पहले एक आईवी का उस तरह डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे आईवी का डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ठीक आपके है। 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस से आपका बेनिफिट मैनेजमेंट भी हो रहा है और प्रोजेक्ट सक्सेस भी हो रहा है। तो फिर आप उसी ठीक तरह है। लॉजिक के साथ पहले इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस को एक्सप्लेन करें, फिर प्रोजेक्ट सक्सेस को एक्सप्लेन करें, फिर दूसरे वेरिएबल को उसी तरह, फिर उसकी वाई और लॉजिक, फिर उसका हाइपोथेसिस बना दें। ठीक हो गया। ठीक है। अब अगर आपके केस में मीडिएटर है, हम कह रहे हैं जी जितना इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस बढ़ेगी उतना बेनिफिट मैनेजमेंट जो है वो बढ़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म के अंदर जितना आप इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस करेंगे उतना आप बेनिफिट मैनेजमेंट करेंगे, और जितना बेनिफिट मैनेजमेंट करेंगे उतना आप प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं जितनी आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे उतनी आपकी हेल्थ बेहतर होगी, जितनी आपकी हेल्थ बेहतर होगी उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ठीक ठीक है, है। जितने आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी हेल्थ बेहतर होगी, जब आपकी हेल्थ बेहतर होगी आपकी वेलबींग बेहतर होगी। ठीक है, तो ठीक है। जितना आप अब्यूजिव सुपरविजन करेंगे उतना आप ट्रस्ट खो देंगे। ठीक है, जितना आप ट्रस्ट खो देंगे उतना आप एम्प्लॉय की टर्नओवर इंटेंशंस बढ़ा देंगे। तो ये आप ठीक कुछ है। मीडिएशंस के ऊपर अगर इस तरह की कुछ चीजें आप करें तो ये मीडिएशन का हाइपोथेसिस कैसे लिखना है आपने फिर लिखना है उसी तरह लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी आपने लिखा मैं होता श्वेत भाई, इसका लिटरेचर लिखने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है और डिपेंडेंट एक है, तो मैं है। सबकी हेडिंग लिखूंगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, एक हेडिंग होगी, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट और एंड डिपेंडेंट दूसरी हेडिंग होगी, और उनके सारे वो जो है ना वो सारी उसकी सपोर्टिंग थ्योरी आमिर भाई लिखूंगा, हाउ बड़ा एंड बहुत व्हाई, जबरदस्त और सवाल फिर आपने। उसके बाद मैं अपना हाइपोथेसिस डेवलप करूंगा। देखिए, अब आपने लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग एक ही दफा देनी है। जो आपका और केस है, ठीक है। आपने ये कहा कि जी ठीक है। अगर मैंने, आपने जो सवाल पूछा जो मैं जो समझ रहा हूँ, आपने कहा अगर मेरे 3 आईवीज हैं, ठीक है, हाँ और बिल्कुल एक ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, यही एक सवाल है डिपेंडेंट आपका। वेरिएबल है जी, बिल्कुल यही तो सवाल है। लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग है ना वो एक ही दफा आपने चैप्टर की मेन हेडिंग एक ही दफा देनी है लिटरेचर रिव्यू, उसके नीचे आपने सब हेडिंग देनी है। सब हेडिंग पहली आपने क्या देनी है कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट आईवी टू डीवी। ठीक डीवी ठीक है। है, डेफिनेशन ऑफ आईवी, एंड डेफिनेशन ऑफ डीवी। डीवी, और वाई एंड हाउ। ठीक है। अब एक ठीक आईवी है। हो गया आपका, अब आपने दूसरा आईवी को लेके हैं। इसके नीचे जाके आप इसका हाइपोथेसिस लिखने के बाद फिर आप दूसरा जो आईवी 2 है, आईवी 2 हम्म। एंड डीवी, हम्म। डेफिनेशन ठीक ऑफ है। आईवी 2। फिर आपने डेफिनेशन ऑफ डीवी नहीं देनी क्योंकि डेफिनेशन ऑफ डीवी एक दफा आप दे चुके हैं ऊपर। फिर आपने यस खाली ठीक। डेफिनेशन ऑफ आईवी देना है। ठीक है, और हम्म। फिर आपने वाई एंड हाउ बताना है कि वाई एंड हाउ दिस रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप बता ठीक चुके है। हैं ऊपर डीवी। उसके बाद देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बताना है। इसी तरह जब आपने ठीक। आईवी 3 लिखना है तो आपने हेडिंग में आईवी 3 का नाम और डीवी लिखना है, लेकिन नीचे जाके डेफिनेशन खाली आईवी 3 की देनी है और फिर वाई एंड हाउ की बात बतानी है। हर दफा आपने प्रोजेक्ट सक्सेस, अगर आपके आपके केस में तीनों दफा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो तीनों दफा आपने प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं एक्सप्लेन करना, वो एक दफा आप ऊपर कर चुके हैं, नीचे यानी जाके आप आपने वाई एंड हाउ बताना है बस। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला, यानी कि 3 इंडिपेंडेंट है तो मुझे 3 हेडिंग्स बनानी होंगी। 3 हेडिंग्स बतानी है, बिल्कुल बनानी ठीक है। है। ठीक है, चलें ठीक है, अब जजाकल्ला जी, इस आप तरह आगे। अब आपने यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू जो आपको मैंने मीडिएशन का हाइपोथेसिस बताया, यहाँ पे आपने आके दोबारा लिटरेचर रिव्यू जो है ना ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिखा है। आपने लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग ऑलरेडी मेन हेडिंग ऊपर दे चुके हैं। आपने क्या ठीक किया, है। आपने आईवी डीवी का रिलेशनशिप बता दिया, एक आईवी है, 2 आईवी है, 3 आईवी है, जो मेन हाइपोथेसिस है, जो मेन रिलेशनशिप है, जो मेन इफेक्ट है वो आपने डिस्कस कर दिए। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट आपने दिखा दिए, मतलब वो जो मैंने एक एग्जांपल दी थी और आमिर ने कहा कि अगर मेरे 3 हो, अगर आपके 3 आईवीज हैं या आपके 2 आईवीज डीवीज हैं, जो भी आपने मेन इफेक्ट पहले बताना है। मेन इफेक्ट के बाद अब आपने मीडिएटिंग की तरफ आगे, आपने मीडिएशन बतानी है। मीडिएशन में आपने क्या बताना है कि आपने जो हेडिंग है, सब हेडिंग लिखनी है मीडिएटिंग रोल ऑफ बेनिफिट मैनेजमेंट।
इस केस में हमने कहा कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस प्रोजेक्ट सक्सेस को लिंक करेगा, लेकिन थ्रू बेनिफिट मैनेजमेंट। बेनिफिट मैनेजमेंट इंटरवीन करेगा। अब ये बेनिफिट मैनेजमेंट का आपने जब आपने इसका जिक्र करना है तो आपने हेडिंग जो देनी है मीडिएटिंग रोल ऑफ बेनिफिट मैनेजमेंट, ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं बेनिफिट मैनेजमेंट एज अ मीडिएटर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप लिखा आपने मीडिएटिंग रोल ऑफ बेनिफिट मैनेजमेंट, इसके नीचे आपने कमेंट्री जो लिखनी है, कमेंट्री के अंदर आपने सबसे पहले लिखना है डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बेनिफिट मैनेजमेंट। अब आप ठीक हो गया। इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस का जिक्र भी नहीं कर रहे और प्रोजेक्ट सक्सेस का भी नहीं कर रहे। ये देखें, ये दो चीजें। अब आपको इन दो को एक्सप्लेन नहीं करना, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करना और इसको एक्सप्लेन नहीं करना, खाली आपने बेनिफिट मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है। क्यों? इसको आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको आप ऑलरेडी डिफाइन और एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपने क्या करना है, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बेनिफिट मैनेजमेंट देनी है। इसके बाद आपने व्हाई एंड हाउ बताना है, लॉजिक रैशनल, क्यों मेडिएट करता है ये बताना हाँ है। ये क्यों मेडिएट करेगा, और एविडेंस देना है आपने, मतलब उसके आपने थ्योरी के साथ लॉजिकली आपने बताना है। आपने ये रिलेशनशिप ये खुद से सोचा हुआ नहीं बताना कि जी मैंने सोचा है ये ऐसा करेगा, ठीक है। मतलब इंसान जो है ना वो बहुत कमाल वो है आमिर भाई, वो जो शऊर है ना, शऊर उसका मतलब वो बड़े लॉजिक में बड़े कमाल रखता है। वो क्या जी मैंने ये सोचा और ये हो जाएगा, नहीं नहीं, आपने नहीं सोचा, जो आपको लिटरेचर और थ्योरी ने सपोर्ट कर रहा है व्हाई एंड हाउ, उसको बताना है आपने। ठीक है। वो याद है हम एक दफा में और एक जगह आप गए थे, हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे डॉक्टर जिशान, तो उन्होंने कहा तो इंसान का जो शऊर है उस पे आए तो वो आखिरत में बड़ी जगह डिबेट कर लेगा कि ये मैंने यूं किया था और ये मैंने यूं किया था, यूं किया था। यस। तो इसलिए अपने लॉजिक नहीं देनी है। अपनी लॉजिक, हमारे पास बड़ी कमाल की लॉजिक होती है। हमारे पास ये भी लॉजिक होती है कि मैं ये रिसर्च पेपर क्यों नहीं कर रहा। मतलब हमारे पास कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कहता है सर मुझे सिर्फ ये समझाएं कि ये 16 क्लासेस में रिसर्च पेपर कैसे लिख सकता है। तो लॉजिक उसकी, जब मैंने लॉजिक सुनी तो लॉजिक वाकई बड़ी कमाल थी कि वाकई 16 क्लास, तब मुझे भी डाउट हुआ कि 16 क्लासेस में शायद मैं नहीं लिख सकूंगा, लेकिन जब मैंने लिखा तो मुझे पता चला कि नहीं, ये 14 क्लासों में भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हर तरफ की लॉजिक रैशनल होता है, लेकिन आपने जो लॉजिक और रैशनल अपनी सोच से नहीं देना, आपने लिटरेचर और थ्योरी की सपोर्ट से वो लॉजिक और रैशनल बिल्ड करना। तो अब आपने ये क्या किया, मीडिएटिंग रोल सब हेडिंग दी, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन दी, व्हाई एंड हाउ बताया, फिर आपने ये बताया कि अब आपने लाइन लिखनी है अबाउट मीडिएटिंग। अब आपने क्या करना है, मीडिएशन में आपने सिर्फ ये लिखना है कि बेनिफिट मैनेजमेंट मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, ये मीडिएट करेगा। अब इसमें आप डायरेक्शनल नहीं दे रहे, क्योंकि डायरेक्शनल बनता ही नहीं है। कैसे बनता है? नहीं, ठीक है, नहीं बनता ना। आप कह रहे हैं ये मीडिएट कर रहे हैं इनके बीच में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेनिफिट मैनेजमेंट मीडिएट द रिलेशनशिप। आप अक्सर इसमें एक सवाल आता है आमिर भाई, लोग कहते हैं कि सर ये मतलब मीडिएशन का एक हाइपोथेसिस बनेगा या यहाँ पे 3 बनेंगे? ठीक है, 3 भी बन सकते हैं ना। आप कहते हैं कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस बेनिफिट मैनेजमेंट को लिंक करेगा, बेनिफिट, ये हाइपोथेसिस बनाए, फिर आप ये बनाए बेनिफिट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ लिंक करेगा, ठीक है, फिर बेनिफिट मैनेजमेंट दोनों के बीच में इंटरवीन करेगा। 3 हाइपोथेसिस बन रहे हैं इस तरह, ठीक है। और एक ये कि सीधा सीधा बन रहा है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये लिटरेचर में एक्सेप्टेड हैं। आप 3 हाइपोथेसिस बनाएं या आप एक बनाएं। आप IV टू मीडिएटर बनाएं, मीडिएटर टू DV बनाएं, और फिर आप मीडिएशन बना दें, या आप डायरेक्ट मीडिएशन बना लें। मैं इसका डिस्कशन करता हूं। जो आप 3 हाइपोथेसिस की अप्रोच है, मतलब हमारे पुराने केस में उसको कहते हैं सेगमेंटेशन अप्रोच। ये आप, ठीक है, ये रंगस्टन, आप कह रहे हैं कि आप इसको हम यूज ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है, पहले हुआ करती थी। मतलब पहले रिसेंट लिटरेचर में ये नहीं है। अब ये 2014 का ये आर्टिकल है, ये ऑथर है, इनका आर्टिकल अगर आप रेफरेंस के तौर पे आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें ये 2 अप्रोचेस दी हैं। एक है सेगमेंटेशन अप्रोच, एक है ट्रांसमिटल अप्रोच। सेगमेंटेशन अप्रोच में आप कहते हैं इफेक्ट IV का मीडिएटर पे, इफेक्ट मीडिएटर का DV, IV का मीडिएटर पे, मीडिएटर का DV पे, और फिर मीडिएशन इफेक्ट कि M mediate the relationship between X and Y, M mediate the relationship between X and Y। ठीक है, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप मीडिएशन का डायरेक्ट इफेक्ट दे दें। मीडिएशन का इफेक्ट क्या है कि आप बस ये कह दें कि जी आप IV और मीडिएटर का ना दें, मीडिएटर और DV का ना दें, आप डायरेक्ट मीडिएशन का हाइपोथेसिस दे दें, वो एक हाइपोथेसिस बनेगा। इसको कहते हैं ट्रांसमिटल अप्रोच, ठीक है। तो ये दैट डिपेंड्स ऑन
यू, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑथर कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक हो क्या? ठीक है। और मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूँ कि जो रिसर्च है उसमें अगर आप थीसिस के स्टूडेंट हैं तो एक वेरिएबल हमेशा सुपरवाइजर भी हुआ करता है, तो इसलिए उससे भी पूछ लें कि ट्रांसमिटल में जाना है या सेगमेंटेशन अप्रोच में जाना है। ठीक हो गया आमिर भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं मॉडरेशन वाली साइड पे। हमारा एक आईवी भी तय कर लिया हमने कि आईवी डीवी का रिलेशनशिप मेन इफेक्ट कैसे देंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू मीडिएशन कैसे देंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडरेशन, कि जब मॉडरेशन होगी तो आप कैसे देंगे। ठीक है, ठीक मॉडरेशन है। में अब सितम मैं आपको आमिर भाई एक बात बता दूं, मतलब वो अफसोस ये होता है कि लोग इस तरह की डायग्राम बनाते हैं और कहते हैं बेनिफिट मैनेजमेंट मॉडरेटर है। ठीक है, मतलब मेरे अक्सर पास ऐसे आते देखते हैं। हैं बिल्कुल। ठीक है, तो कहते हैं सर ये मॉडल है। मैं कहता हूँ अच्छा चलें एक्सप्लेन करें। वो कहते हैं इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस है, प्रोजेक्ट सक्सेस को लीड करेगा और बेनिफिट मैनेजमेंट मॉडरेट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि बेनिफिट मैनेजमेंट मीडिएट कर रहा है। ठीक है, और मॉडरेशन इस तरह आएगा क्योंकि वो उस एसोसिएशन, इस लाइन को इफेक्ट कर रहा है। तो मॉडरेशन हमेशा इस तरह एरो आता है उसका। ठीक है, अब अक्सर लोग मतलब मॉडरेशन का एरो भी उल्टा डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एरो उसका हेड नहीं डाला, लेकिन इस साइड पे आता है। ठीक है, मतलब ठीक है। आप कह रहे हैं जी ठीक है। जितनी बेनिफिट मैनेजमेंट ज्यादा होगी उतना प्रोजेक्ट सक्सेस ज्यादा होगा। पॉजिटिव ठीक है। रिलेशनशिप है। ठीक है, हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जितनी आप इस रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऐड ऑन करते जाएंगे, जितनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बढ़ती जाएंगी, उतना ये रिलेशनशिप क्या होगा आमिर भाई, पॉजिटिव होता जाएगा, उतना ये पॉजिटिव होता स्ट्रेंथन हो जाएगा। जाएगा, उतना मजीद बढ़ हम्म। जाएगा। तो जितना हम्म। मजीद मतलब मैग्नीट्यूड बेनिफिट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट सक्सेस के साथ ग्रो कर जाएगा। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस रिलेशनशिप में क्या कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है। A moderator is a variable that can strengthen or weaken the relationship. ठीक है, अब हम यहाँ बिल्कुल देखें, ठीक है। इस जगह पे आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग दोबारा नहीं देंगे, ये मेन हेडिंग आपने दी हुई है। आप सब हेडिंग देंगे मॉडरेटिंग रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये दे सकते हैं। आप ये दे सकते हैं ठीक है। मॉडरेटिंग रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस बिटवीन बेनिफिट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। ये दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करेंगे। इसके नीचे ठीक आप है। डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस दे रहे हैं। अब आप ना बेनिफिट का जिक्र कर रहे हैं ना आप उसका जिक्र कर रहे हैं प्रोजेक्ट सक्सेस का, वो ऑलरेडी आप पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपने ठीक है। खाली उस मॉडरेटर के डिस्क्रिप्शन दी है और व्हाई एंड हाउ लॉजिक एक्सप्लेन किया है, और आखिर में ठीक है। आपने हाइपोथेसिस दे दिया। हाइपोथेसिस आपने क्या दिया, आपने कहा कि व्हेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कंबाइंड विद बेनिफिट मैनेजमेंट, जब उनको आप कंबाइन करते हैं बेनिफिट मैनेजमेंट के साथ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, आप ठीक है। ये एक मतलब बड़ा मुख्तसर सा रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन जो बेसिक्स लोग बताते हैं वो कहते हैं कि बेनिफिट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन बेनिफिट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट सक्सेस सच एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे उसने उसको उसी तरह एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जब कंबाइन होती हैं बेनिफिट मैनेजमेंट, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब सक्सेस के चांसेस ऑलरेडी थे, लेकिन ये जब आएगा तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इस रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया, अब्यूजिव सुपरविजन, कि जितना आपका सुपरवाइजर अब्यूजिव है, अब्यूजिव से मुराद वो टफ टाइम देता है, वो सख्त है, वो कभी कभार बुली भी हो जाता है। तो जितना अब्यूजिव सुपरविजन होगी उतना आप बर्न आउट हो जाएगा, आप मतलब वर्क बर्न आउट हो जाएंगे, बर्न आउट का शिकार हो जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप क्या होगा कि इस रिलेशनशिप में मीनिंगफुल वर्क, ये रिलेशनशिप आप बताएं अब्यूजिव सुपरविजन और बर्न आउट का पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है? किसका? ये आईवीडीवी, ये रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी आपकी बिल्कुल सही अब्यूजिव है। सुपरविजन बढ़ेगी उतना आपका बर्नआउट भी बढ़ेगा। नेगेटिव यस। रिलेशनशिप आपका कब होता है कि जब आपका एक आईवी बढ़ने से डीवी कम होता है या आईवी के कम होने से डीवी बढ़ता है। वो जब अपोजिट ठीक है। डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो उसको आप कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। जब आप दोनों रिलेशनशिप इन सिमिलर डायरेक्शन मूव करते हैं तो उसको आप कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो अब अब्यूजिव सुपरविजन बढ़ने से आपका बर्नआउट भी बढ़ जाएगा।
तो ये रिलेशनशिप क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसमें हम कहते हैं जब आपका सुपरवाइजर अब्यूजिव है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा सुपरवाइजर अब्यूजिव है, जो कैसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा सुपरवाइजर अब्यूजिव है और मैं बर्नआउट का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन जब मेरा मीनिंगफुल वर्क है वो इस रिलेशनशिप को वीक करेगा। मैं जब बर्नआउट होने से कम करेगा, मैं कहूंगा अच्छा यार मेरा काम तो बड़ा ठीक चल रहा है ना, मतलब मेरा की जरूरत है, मेरा काम बड़ा मीनिंगफुल है, मैं इस काम को ऑन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डॉक्टर जो है, अगर आपका जो मैनेजमेंट है इन हॉस्पिटल वो अब्यूजिव है और आप उसका बर्नआउट का शिकार है, लेकिन डॉक्टर उस बर्नआउट को रोकने में उसका जो मीनिंगफुल वर्क है, जो उसका पेशा है, जो उसका काम है, वो इतना मीनिंगफुल है कि उसको बर्नआउट होने से रोकता है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को वीक करता है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने मीनिंगफुल वर्क एज अ मॉडरेटर डाल दिया, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्क रखी है, क्योंकि बाकी के आप क्योंकि मेन इफेक्ट ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके होंगे, इसलिए उनको दोबारा नहीं डिस्कस करना, व्हाई एंड हाउ बताना है, और आपने यहाँ पे उस रिलेशनशिप को बता देना है। रिलेशनशिप क्या बताना है कि हमने कहा मीनिंगफुल वर्क मॉडरेट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अब्यूजिव सुपरविजन एंड वर्क रिलेटेड बर्नआउट, ठीक है, सच दैट द रिलेशनशिप इज वीक, कम होगा व्हेन मीनिंगफुल वर्क इज हाई, जितना मीनिंगफुल वर्क बढ़ेगा वो रिलेशनशिप कम होता जाएगा। तो मैंने एक पहले केस में ये बताया कि कैसे वो स्ट्रेंथन करता है, इंक्रीज करता है, और इस केस में बताया कैसे वो वीक करता है, ठीक है। ये कुछ ठीक हो गया, ये हमारे सारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस थी। अब मैं सिर्फ आपको आमिर भाई 10 से 15 मिनट में सिर्फ वो डिस्कस करूंगा कि कैसे इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये कुछ इश्यूज हैं, कुछ पिटफॉल्स हैं, उनको डिस्कस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन चले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप थ्योरी का सहारा लेते हैं तो ये कुछ चीजें जो इनको अवॉइड करना है आपने। एक है आपने स्पेसिफिक होना है, जो आप थ्योरी ले रहे हैं उसको जनरल नहीं छोड़ना कि हमने कहा जी सोशल एक्सचेंज थ्योरी के साथ ये काम आईवीडीवी का होगा, कैसे होगा उसको मजीद खाली एक लाइन बता देना कि जी मेरा ये रिलेशनशिप फलानी थ्योरी के साथ सपोर्ट करता है, तो आप स्पेसिफिक नहीं हो रहे, ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक कि ये इस थ्योरी के साथ कैसे हो रहा है, ठीक हो गया। और दूसरा फ्रेगमेंटेड थ्योराइजिंग, फ्रेगमेंटेड थ्योराइजिंग इसको कहते हैं, फ्रेगमेंट उसको कहते हैं, टुकड़ों को कहते हैं, ठीक है। मतलब ये भी नहीं करना कि आपने हर रिलेशनशिप के लिए एक नई थ्योरी लगा दी है और आपने 3-4 थ्योरीज को जोड़ के आप बता रहे हैं कि मतलब ये इससे जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है। अगर आपने मुख्तलिफ मल्टीपल थ्योरीज यूज करनी है, लेकिन वो एक ऐसे फैशन में हो कि वो कोहर्सिव फैशन में नजर आ रही हो, उनका एक सीक्वेंस और एक फ्लो मेंटेन हो, ये नहीं कि आप मशरिक मगरिब जोड़ के टुकड़ों में पेश कर रहे हैं कैसे। और आखिरी चीज सेटिंग द ऑब्वियस, ये भी नहीं करना, ये ना हो कि आप बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं और ऐसा ऐसा बता रहे हैं कि मतलब वो जो इंटरेस्ट है वही रीडर का खो जाए, वो ऐसा लगे कि जी ये तो अब यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब मैं कहूँ जी सूरज जब सब मतलब जो 90 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है, तब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है हमें। तो अब ये तो ये स्टेटिंग तो ऑब्वियस है, इसका मैं क्या हाइपोथेसिस बना रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ना, मतलब उसको नहीं डिस्कस करना, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए हाँ उसको, कि ये बिल्कुल इसका ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटिंग द ऑब्वियस, उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आमिर भाई मैं ठीक अब है, आपके साथ ये एक पेपर शेयर करता हूँ। जी आमिर भाई, इस आर्टिकल की मैं आपको ये पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया, ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है और सिर्फ मोटिवेशन के लिए दोबारा मेरी भी मोटिवेशन रहती है कि मतलब मेरे दोस्त का आर्टिकल है तो वो भी एक खुशी की खबर ज्यादा होती है मेरे लिए, तो मुझे ज्यादा इसको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन ये आप अगर इसका फ्लो मेंटेन करें तो उसके ऊपर बात आप समझ सकते हैं। ये अब आपको मैं प्रैक्टिकली चीज दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे वही बात उनने मेन हेडिंग दी, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, लिटरेचर रिव्यू, जो भी आप हेडिंग दे रहे हैं, यानी ठीक है। चैप्टर ठीक 2 है, की हेडिंग ठीक दी, है, हमने भी यही कहा था कि आपने लिटरेचर रिव्यू, आप इसका लिटरेचर रिव्यू भी लिख सकते हैं, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट लिख सकते हैं, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, ये पब्लिश पेपर में बिल्कुल ऐसे आता है। ठीक है, नीचे उन्होंने ठीक क्या है, किया, आईवी और डीवी का जिक्र कर दिया, मीनिंगफुल वर्क एंड साइबर लॉफिंग, हमारे यहाँ क्या था, ठीक है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट गवर्नेंस और प्रोजेक्ट सक्सेस, आईवी डीवी को आपने अभी स्टेट कर दिया। अब आप अगर हम उन्होंने इसका इस पेपर का मॉडल देख सके तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी मैं कि आमिर ये भाई आईवी और डीवी है। ये लीजिए, ये जी ठीक हो गया, ठीक है। आईवी ठीक है। डीवी मीडिएटर, ये ऐसा है, एंड ये देखें, ये दिस इज अ मॉडरेटर, मीडिएटर, ठीक है। ये देख लें, मॉडरेटर ऐसे बनता है, उसका एरो ऐसे आया करता है,
ठीक है, ये ठीक कभी भी है, मॉडरेटर नहीं काउंट होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, जो हमने बात ऑलरेडी पीछे की थी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, मेन हेडिंग देनी है, उसके नीचे सब हेडिंग देनी है। सब हेडिंग में आपने आईवी और डीवी। अब मेन हेडिंग इसकी क्या है, टू से मुराद चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हाइपोथेसिस डेवलपमेंट 2.1 सब हेडिंग क्या है, मीनिंगफुल वर्क इन साइबर लॉफिंग। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आप पहले डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन of one variable, definition and description of other variable, why and how। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, researcher have studied and brought to the fore several determinants of cyber loafing, for instance। ठीक है ना, ये यहाँ से उन्होंने स्टार्ट शुरू किया। अब वो इसके ऊपर ये देखिए, अब ये प्योर स्टडीज has revealed the personality traits और personality related cyber loafing। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने अब ये बता रहे, ठीक है, और किसको डिस्कस कर रहे हैं, साइबर लॉफिंग को। उसके बाद वो किसको डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अब ये मीनिंगफुल वर्क के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो साइबर लॉफिंग, उसके बाद मीनिंगफुल वर्क, और उसके बाद उसकी लॉजिक पेश करनी है। ये अब देखिए, ये अब मीनिंगफुल वर्क के ऊपर पहला पैराग्राफ उन्होंने किसके ऊपर डिस्कस किया, साइबर लॉफिंग के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। सेकेंडली वो मीनिंगफुल वर्क के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंगफुल वर्क को डिफाइन और डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंगफुल वर्क ठीक हैज है, बीन अ की थीम इन अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट लिटरेचर। ठीक है, और मीनिंगफुल वर्क हैज बीन आर्ग्यूड टू बी अ प्राइमरी मोटिव एंड इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट, देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ ठीक मीनिंगफुल है। वर्क एक्सपीरियंस। किया, अब मीनिंगफुल वर्क उन्होंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब यहां से उन्होंने इस थ्योरी के साथ जो मॉडल है, इसके साथ जेसीएम मॉडल, ठीक है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल इसको कहते हैं। ठीक है, जॉब जेसीएम मॉडल, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल के साथ उन्होंने इस वाई और हाउ को बता रहे। ठीक है, ठीक है, पहले उन्होंने साइबर लॉफिंग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर उन्होंने मीनिंगफुल वर्क को एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने जेसीएम जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल के साथ वाई और हाउ को बता रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में चलते हुए अब आखिर में उन्होंने क्या किया, अपना हाइपोथेसिस स्टेट कर दिया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एज अ मीडिएटर, हमने भी केस रखा था। अब यहाँ पे वो ना मीनिंगफुल वर्क को डिस्कस करेंगे, ना साइबर लॉफिंग को डिस्कस करेंगे, वो यहाँ से कमिटमेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव कमिटमेंट, नॉर्मेटिव कमिटमेंट, सारी डिस्कशन कमिटमेंट के ऊपर ही चल रही है। ठीक है, और उसके बाद जाके वो उसकी वाई और हाउ लॉजिक को पेश करते हुए, ठीक है, और जो है वो ये आमिर भाई, आप मेरे साथ, आपको नजर आ रहा है? जी, जी आ रहा है। ये देखिए, ये उन्होंने कमिटमेंट का जिक्र किया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका कमिटमेंट, ये इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को वो डिस्कस करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये दोबारा इन्हें जेसीएम मॉडल के साथ उसकी सपोर्ट बिल्ड करते हुए उनने क्या किया, उनने अपना मॉडल को जो है ना, ये यहाँ पे उन्होंने ये देखिए सारा कुछ उसने वाई और हाउ के बारे में बता के यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव कमिटमेंट partially mediate the negative relationship between meaningful work and cyber lawfare। ठीक है, ठीक है। अब एक डिबेट आती है पार्शियल मीडिएशन और फुल मीडिएशन, ये क्या होती है, इसको भी बारे में मैं बता दूं ये, लेकिन मेरा ख्याल है ये हम रिजल्ट्स को जब डिस्कस करेंगे आमिर भाई, तब ये बात डिस्कस जी, करेंगे। बिल्कुल मेरा भी जाती ख्याल है कि ये ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी अगर हमने ठीक इसको है, भी एक्सप्लेन किया। अब इसी तरह उन्होंने एलएमएक्स एज अ मॉडरेटर, ठीक है, जो हमारे केस में, ठीक है। अब यहाँ पे भी उन्होंने एलएमएक्स को डिस्कस करते हैं, लीडर मेंबर एक्सचेंज को। फिर उन्होंने इसकी थ्योरी बताई, सोशल एक्सचेंज थ्योरी के किस लॉजिक के साथ ये काम हो रहा है, ये लॉजिक बताते हुए फिर उन्होंने आखिर में इसका हाइपोथेसिस डेवलप कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो अब उन्होंने बाकी चीजें नहीं बताई, उन्होंने साइबर लॉफिंग दोबारा डिस्कस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लॉजिक के ऊपर ये बताया, डिस्क्रिप्शन एलएमएक्स की खाली उन्होंने। ठीक। तो यहाँ पे आमिर भाई, यानी आप उन्होंने अपना हाउ एंड जो वाई है वो एक थ्योरी के सपोर्ट के साथ बिल्ड किया और उसके साथ उन्होंने बिल्ड करते हुए लास्ट पे आके अपना जो है ना डेफिनेट हाइपोथेसिस डेवलप कर दिया। पहले डेफिनेट उसने अपने वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी और बिल्कुल ऐसा डेफिनेशन किया। के साथ थ्योरी की सपोर्ट से हाउ एंड वाई लिखा और हाउ एंड वाई लिखने के बाद अपना
हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है उसको डेवलप कर दिया, बिल्कुल ठीक। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही किया उन्होंने, बिल्कुल चलो ऐसे ही किया, ठीक, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब उन्होंने इस थ्योरी के साथ एलएमएक्स को कहा कि आपने किस थ्योरी के साथ बताया, उन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी के साथ बताया कि जितना लीडर मेंबर एक्सचेंज ज्यादा होगा उतना उसका साइबर लॉफिंग का इम्पैक्ट कम होगा। तो उन्होंने कहा एलएमएक्स ठीक है, मॉडरेट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्क एंड साइबर लॉफिंग such that the relationship is stronger when LMX is high। ठीक बिल्कुल है, ठीक है। ये उसके उनने उस थ्योरी के साथ उसका हाइपोथेसिस बताया। अब हमने आज का आज हम कंक्लूड करें कि हमने पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर 2 डिस्कस किया है, और चैप्टर 2 के बाद हमने ये चीजें डिस्कस की हैं कि ये कैसे आपने हाइपोथेसिस का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा। फिर उसके बाद हुँ। हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है, और फिर एक एग्जांपल के तौर पे ये आर्टिकल शेयर कर दिया है। इस आर्टिकल को भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, आप इसको इस वीडियो के अंदर देख के आप इस आर्टिकल में वो चीजें आइडेंटिफाई करें जो हमने बताई हैं। सबसे ज्यादा बिल्कुल क्वेश्चन ठीक इस है। आर्टिकल के अंदर उन्होंने व्हाई एंड हाउ के बारे में बताया, कि वो कैसे ये लॉजिक हुँ, वो जो क्लेम कर रहे हैं, वो ये जो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ये थ्योरेटिकल मॉडल कैसे है, ये व्हाई एंड हाउ कैसे हुँ, है। ये खाली मॉडल नहीं है, ये चेपियां नहीं है, ये रीजंस हैं, लॉजिक के साथ ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक ठीक है, है आमिर बिल्कुल भाई, ठीक। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये अगला आने वाला फ्लो बताऊंगा। आगे मैं कुछ वीडियोस वक्तन फवक्तन अपलोड करूंगा, उसके ऊपर मेथोडोलॉजी के ऊपर अगली एक डिस्कशन होगी। फिर उसके बाद जो है ना हम डेटा एनालिसिस के ऊपर भी चले जाएंगे। तो अब कुछ ठीक है, वीडियोस जो है ना हम कंटिन्यूटी में नहीं आएंगी, मतलब जिस तरह जो हमारा 40 मिनट 45 मिनट का सेशन होगा उसको अवॉइड करके 5 मिनट 10 मिनट की कुछ वीडियो आया करेंगी। वो मैं आपको कहूंगा बेशक ठीक आप है, ना भी मेरे साथ इंगेज हो, बस वो वीडियो देख लें। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ठीक है, और जो आपके थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मेजरमेंट ठीक एरर है, क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होगी, वैलिडिटी क्या होगी, रिवर्स कोडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है। तो कुछ कुछ हुँ, पांच हुँ, पांच छह छह मिनट की वीडियोस आपको अब सीरीज में मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है आमिर भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, मेरा ख्याल है जज़ाकल्लाह। हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया, अफ्तार की तरफ हम जा रहे हैं। मुझे अपनी जी, बिल्कुल। दुआओं में याद रखिएगा, और जिस तरह एक स्टूडेंट को अपने टीचर की दुआओं की जरूरत रहती है, उसी तरह एक टीचर को भी स्टूडेंट की दुआओं की जरूरत रहती है। तो ये भी बिल्कुल सोशल सर, हम एक्सचेंज आपको है। दुआ में याद तो रखेंगे। आप मेरे हमेशा टीचर हैं, मेरे मोहसिन हैं, और मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे जो मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाया, मैं अभी तक उसका रिगार्ड रखता हूँ। तो अल्लाह आपको कामयाब जज़ाकल्लाह, करे, मजीद कामयाबियां जज़ाकल्लाह, दे आमीन। आमिर भाई। बिल्कुल, आमीन सर, आमीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफ़िज़।